दोस्तों वीडियो देखने से पहले ये सब्सक्राइबर बटन दबा दो और इसके बगल का ये बेल आइकन भी दबा दो ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए और यह सब बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी और आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों यदि आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी तो इसमें मैंने आपको बताया था कि PSLV क्या होते हैं, GSLV क्या होते हैं, और यदि आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी हो तो इसमें मैंने बताया था कि GSLV में एक क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से इसरो ने इसको बनाने में कामयाबी हासिल की है। आप में से बहुत से लोगों के कमेंट थे कि क्रायोजेनिक इंजन्स के बारे में बताया जाए, तो मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाऊं जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा क्रायोजेनिक इंजन्स किस प्रकार काम करते हैं और यह क्यों इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी स्पेस सेक्टर में काम करने वाले देश के लिए, और क्यों यह बड़ी सफलता मानी जा रही है इसरो के लिए जिसने क्रायोजेनिक इंजन तैयार कर लिए हैं। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन्स को समझने से पहले हमें जानना होगा कि किस प्रकार से हमारे सैटेलाइट लॉन्च होते हैं। जब कोई सैटेलाइट किसी रॉकेट से लॉन्च की जाती है तो उसमें कई स्टेज में उसके कई इंजन्स ऑन होते हैं। यदि आपने कोई लॉन्च देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो इंजन ऑन होता है वो कुछ दूरी बाद उस बॉडी से अलग हो जाता है, रॉकेट की बॉडी से अलग हो जाता है। फिर उसके बाद कोई और इंजन लॉन्च होता है और फिर बाद में वह भी उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और लास्ट में एक इंजन लॉन्च होता है जो कि सैटेलाइट को उसकी कक्षा तक पहुंचाता है। इसी प्रकार से कुछ 3-4 स्टेजेस होते हैं और GSLV में इनकी संख्या 3 होती है। तो सबसे पहले हम इन स्टेजों की बात कर लेते हैं कि इनमें क्या होता है। सबसे पहला स्टेज जो होता है उसमें जो इंजन इस्तेमाल किया जाता है उसमें ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गन पाउडर या कुछ अलग। जिस प्रकार हम अपने दिवाली के रॉकेट छोड़ते हैं, हम उसमें बारूद में आग लगाते हैं और वह फटाक से ऊपर की ओर भागता है, तो इसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो लगता है वो सभी आप लोग जानते होंगे। जैसे ही बारूद में आग लगती है उससे कई गैसेस निकलती हैं, वो नीचे की तरफ भागती हैं और रॉकेट ऊपर की तरफ भागता है। तो इसी प्रकार जो हमारा सैटेलाइट लॉन्च करने वाला रॉकेट है उसका पहला इंजन काम करता है। अब यहाँ पर बात आती है कि हमें इतने स्टेजेस में लॉन्च क्यों करना होता है। जिस प्रकार आपने कभी बाइक चलाई होगी या कार चलाई होगी तो उसमें अलग अलग गियर होते हैं। पहले गियर से आपकी गाड़ी उठती है, उसमें पावर सबसे मैक्सिमम मिलती है पर स्पीड सबसे कम मिलती है। इसी तरह से कुछ स्टेजेस में भी होता है इंजन के स्टार्ट होने वाले स्टेजेस में। सबसे पहला जो आपका ठोस ईंधन वाला जो स्टेज होता है उसमें आपको स्पीड तो बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी पर इतना ज्यादा भार को उठाने के लिए पावर उसी से मिल पाएगी। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज GSLV में इस्तेमाल किया जाता है वो लिक्विड फ्यूल्ड स्टेज होता है। उसमें जो ईंधन होता है वो लिक्विड रूप में होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट में आता है क्रायोजेनिक स्टेज अगर हम GSLV की बात करें तो। और यही क्रायोजेनिक स्टेज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और यही क्रायोजेनिक इंजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तक वर्ल्ड में केवल 6 देश हैं जिन्होंने क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किए हैं, उसमें से भारत का भी एक नाम है। क्रायोजेनिक इंजन की कार्यविधि समझने से पहले एक और चीज हम जान लेते हैं कि क्रायोजेनिक इंजन इतने ज्यादा जरूरी क्यों है। जब भारत छोटे छोटे सैटेलाइट लॉन्च करता था तो वो अपने रॉकेट से खुद ही कर लेता था। फिर थोड़े बड़े सैटेलाइट उसको लॉन्च करने हुए तो उन्होंने रशिया से हेल्प मांगी या कोई और विदेश के रॉकेट से उनको लॉन्च करना पड़ता था, क्योंकि जब हमें किसी बड़े सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना होता है तो बहुत ज्यादा थ्रस्ट की आवश्यकता होती है और वह थ्रस्ट इन्हीं क्रायोजेनिक इंजन से मिल पाता है। हमारे जो दूसरे टाइप के इंजन हैं उनसे इतना ज्यादा थ्रस्ट प्राप्त नहीं हो पाता कि हम बड़ी बड़ी सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में लगा सकें। क्रायोजेनिक इंजन को क्रायोजेनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लो टेम्परेचर पे फ्यूल को रखा जाता है। जहां भी हम लो टेम्परेचर्स की बात करते हैं वहां पे क्रायोजेनिक शब्द लगाया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन में मूलतः 2 गैसों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक होता है ऑक्सीजन और दूसरा होता है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीडाइजर के तौर में और हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के तौर पे। यदि इन दोनों चीजों को प्रेशराइज्ड गैसियस फॉर्म में हम लेकर जाते तो बहुत बड़ा कंपार्टमेंट हमें बनाना पड़ता जो कि रॉकेट के साइज को बढ़ा देता है, वेट को बढ़ा देता और लॉन्च होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। इसलिए वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि इन गैसेस को लो टेम्परेचर पे 0 से 150-200 डिग्री सेल्सियस नीचे यदि स्टोर किया जाए तो हमें बहुत ही कम स्पेस की आवश्यकता होगी और इन ईंधन का इस्तेमाल हम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो इस प्रकार क्रायोजेनिक इंजन डेवलप हुए। इसमें इस्तेमाल होने वाला ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है -193 डिग्री सेल्सियस पे और ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला हाइड्रोजन को स्टोर किया जाता है -2
253 डिग्री सेल्सियस पर। इसके अलावा भी कई ईंधन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कई ऑक्सीडाइजर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, पर मूलतः हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। इन गैसों को जिस टैंक में स्टोर किया जाता है वो स्पेशली डिजाइन टैंक होते हैं, जिसमें धातु की 2 पट्टियां होती हैं। पहली अंदरूनी पट्टी में गैस होता है, उसके बाद इंसुलेटिंग मटेरियल होता है और उसके बाद बाहर से दूसरी पट्टी होती है धातु की। इन दोनों अंदर और बाहर की धातु की पट्टी के बीच की वायु निकाल दी जाती है और वहां पर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और तब जाके इनको ठंडे वातावरण में स्टोर किया जाता है। और यह बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है जब रॉकेट चल रहा हो और उसकी पूरी बॉडी आसपास की गर्म हो और इन ईंधन को काफी ठंडा रखा जाए, वो भी 0 से 150-200 डिग्री सेल्सियस नीचे तक। तो यह बात हो गई इसकी पूरी संरचना की। इसके बाद क्या होता है, एक टैंक में रखा हुआ ऑक्सीडाइजर जो कि लिक्विड ऑक्सीजन होता है और दूसरे टैंक में रखा हुआ लिक्विड हाइड्रोजन, दोनों ही एक कंबशन चैम्बर में आते हैं। और ऐसा नहीं कि ये बस डायरेक्टली आ जाते हैं, यहाँ पर कई तरह के सिस्टम लगे होते हैं जो कि नपे तुले तौर पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण तैयार करती हैं। यहाँ पर ऑक्सीडाइजर का काम यह होता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध कराए ईंधन को और वह बहुत ही अच्छे से जल पाए और तुरंत जल पाए, जिससे कि इतना भयंकर विस्फोट हो, एक तरह से विस्फोट ही आप कह सकते हैं, और उससे जो गैसेस रिलीज हो उसका इतना ज्यादा थ्रस्ट डेवलप हो कि रॉकेट डिजायर्ड स्पीड पर चल सके। दोस्तों, कंबशन चैम्बर में ईंधन जलने के बाद जो भी प्रेशराइज्ड गैसेस निकलती हैं वो नीचे की ओर भागती हैं और यह स्कर्ट नुमा नोजल से होते हुए गुजरती हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देनी होगी, जो स्कर्ट नुमा नोजल की आकृति है इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। यदि हम इसका इस्तेमाल ना करें तो प्रेशराइज्ड जो वायु है जो नीचे की ओर आई है कंबशन चैम्बर से, वो पूरी की पूरी नीचे की ओर फैल जाएगी और अच्छा थ्रस्ट डेवलप नहीं कर पाएगी। यह नोजल ही है जो कि इन गैसों को इकट्ठा करके एक स्पेसिफिक जगह पे नीचे की ओर भेजता है और इसका प्रतिक्रिया बल रॉकेट्स पे लगता है और वह आसानी से इतना डिजायर्ड थ्रस्ट डेवलप कर पाते हैं जिससे कि वो सैटेलाइट को अपनी कक्षा में भेज सकें। भारत द्वारा डेवलप किए गए क्रायोजेनिक इंजन से हम लगभग 6-7 टन की सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेज सकते हैं और 4 टन की सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में भेज सकते हैं। वैसे तो क्रायोजेनिक इंजन का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होता है, पर संक्षिप्त में आप इसी प्रकार इसको समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर कंबशन चैम्बर पे आते हैं, जिनको स्टोर किया जाता है 0 से 150 से लेके 200 डिग्री सेल्सियस नीचे पे, और इसलिए इसको लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं क्योंकि हमें छोटी से छोटी आकृति का ईंधन टैंक बनाना होता है और इससे जो गैसेस डेवलप होती हैं, जो कंबशन चैम्बर के बाद गैसेस डेवलप होती हैं, उसके थ्रस्ट से ही हम सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट में भेज पाते हैं। तो यह थी छोटी सी जानकारी क्रायोजेनिक इंजन्स के बारे में। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियोस लाते रहते हैं और उनका पता आपको तभी चलेगा जब आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। नहीं तो YouTube पे इतनी वीडियो अपलोड होती हैं, आप कहीं खो जाएंगे। नमस्कार, थैंक यू।